अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें इतना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुआज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक नमूर। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जिना लेविश हाउस इन मुंबई। जिना हाउस, तो मलबर हिल, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। सैयद मुजम्मिल की वीडियो भाई साहब, कायदत मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुंबई में घर था उनके बारे में हिस्ट्री है भाई साहब। था क्या है? अभी है भी घर भी, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शायद आपने देखी हो जिसमें गांधी जी जिन्ना साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये तस्वीर जिस वेन्यू पर ली गई है, जिस घर में ली गई है, वो घर था जिन्ना साहब का। और ये घर लोकेटेड है मालाबार हिल्स का जो एरिया है मुंबई के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स इन इंडिया। जो सबसे एक्सपेंसिव इलाकों में से एक है, जहाँ सबसे एलीट और अमीर फैमिलीज़ रहती हैं। वहाँ पर जिन्ना साहब का ये घर था, जहाँ पर बहुत क्रूशल इवेंट्स हुए पार्टीशन से मुतल्लिक, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि जिन्ना साहब का आइडिया ऑफ पार्टीशन क्या था, और वो क्या सोचते थे कि जब रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस तरह के होंगे, उनके जहन में क्या था और हुआ क्या। इसका फ़ैसला आप इस वीडियो को देखने से इस तरह लगा सकते हैं कि मुंबई में जिन्ना साहब का जो एक घर था उसके बारे में उनके सेंटिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले तो इश्तियाक अहमद साहब की किताब है जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। इसमें से मैं आपको कोट करके ये बताऊंगा कि जो इंडिया के पहले हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, जिन्ना साहब की उनसे जो कन्वर्सेशन हुई अपने इस घर के बारे में, वो कन्वर्सेशन क्या थी और उसमें कितना सेंटिमेंट इन्वॉल्व था। तो जिन्ना साहब, उन्हें कहते हैं श्री प्रकाशा, उनका नाम था, उन्हें कहते हैं कि श्री प्रकाशा, डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल मत तोड़ो। टेल जवाहरलाल नॉट टू ब्रेक माई हार्ट, आई हैव बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक, मैंने इस घर को एक एक ईंट लगा कर ख़ुद बनाया है। हु कैन लिव इन अ हाउस लाइक दैट, ऐसे घर में कौन रह सकता है। वट फाइन वेरांडास, इट इज़ अ स्मॉल हाउस ओनली फॉर अ स्मॉल यूरोपियन फैमिली और अ रिफाइंड इंडियन प्रिंस, कि ये घर किसी आम आदमी के इस्तेमाल में मत लाइएगा, मेरा दिल टूट जाएगा वरना, क्योंकि मैंने इसको बहुत अटेंशन से, बहुत एफर्ट से बनाया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किसी इंडिया के प्रिंस को रहना चाहिए या किसी छोटी सी यूरोपियन फैमिली को रहना चाहिए। आगे कहते हैं, यू डो नॉट नो हाउ आई लव बॉम्बे, आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक देयर। तो मैं नहीं मालूम कि मैं बॉम्बे से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मैं अब भी इंतज़ार करता हूँ कि किसी दिन मैं दोबारा बॉम्बे जाऊँ और वहाँ रहूँ। इसके जवाब में श्री प्रकाशा ने कहा, रियली मिस्टर जिन्ना, यू डिज़ायर टू गो बैक टू बॉम्बे, आई नो हाउ मच बॉम्बे ओज टू यू एंड योर ग्रेट सर्विसेज टू द सिटी। मैं जानता हूँ कि आपने बॉम्बे के लिए बहुत कुछ किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है वहाँ वापस जाने के लिए। मे आई टेल प्राइम मिनिस्टर दैट यू वांट टू गो बैक देयर, क्या मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बताऊँ कि आप वापस लौटना चाहते हैं। जवाब में जिन्ना साहब क्या कहते हैं, यस यू मे, जी आप बता दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ। राइट श्री प्रकाशा इन हिज मेमोरीज़ पाकिस्तान बर्थ एंड लास्ट डेज़। ये कन्वर्सेशन 30 जुलाई 1948 की कन्वर्सेशन है। इसमें जिन्ना साहब इंडिया के हाई कमिश्नर को ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि वो परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे, बल्कि मतलब ये है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर जो बॉर्डर के उस पार रह गया, मैं दोबारा कभी उसमें जा ही नहीं पाऊँगा। इस घर की कहानी का आगाज़ करते हैं कि ये घर कैसे बना, किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूशन की, और अब इसका लीगल स्टेटस क्या है, और इससे रिलेटेड जिन्ना साहब का पार्टीशन का विज़न कितना ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। तो ये घर जो कि मालाबार हिल हाउस कहा जाता है, जिसको साउथ कोर्ट भी कहते हैं, 1936 में ये रेनोवेट हुआ था। इससे पहले भी जिन्ना साहब यहीं रिहाइश पजीर थे, लेकिन 1936 में, उस वक्त तक जिन्ना साहब सबसे एक्सपेंसिव लॉयर्स में से एक थे सब कॉन्टिनेंट के। यानी कि जो उनकी फ़ीस थी, जो वो केस लड़ने की लिया करते थे, इट यूज़ टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये कहानी बताई जाती है कि वो तो बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अमीर होने में भी कोई जुर्म नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ही बिलोंग्ड टू द एलीट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अगर आप उनके सूट्स देखें, उनका रहन सहन देखें, उनके लग्जेरियस क्लोथिंग्स, या उनका घर देख लीजिए, या जिस किस्म का अंदर यूरोपियन, इटालियन, फ्रेंच फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको देख लें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये आदमी
एक रॉयल लाइफस्टाइल गुजार रहा था, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तारीख़ यहाँ सही बताई नहीं जाती और बहुत से लोग झूठी कहानियाँ सुनाते हैं कि उनके पास तो कोई पैसा बचा नहीं इसीलिए कि उन्होंने बिला मुआवजा केसेस लड़े और ये सब किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये घर 1936 में उन्होंने इंग्लैंड से वापस आकर रेनोवेट किया, इसको यूरोपियन स्टाइल में बनवाया। 2.5 एकड़ का ये घर था माउंट प्लेजेंट रोड, जिसको आजकल भाऊ साहब हेरे मर्ग कहा जाता है, और ये मालाबार हिल की जो अपस्केल जो नेबरहुड है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसकी तस्वीरें भी आप अभी देख सकते हैं। इंटीरियर की पिक्चर्स तो अवेलेबल नहीं है गालिबन, लेकिन बाहर से आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितनी एलीट नेबरहुड थी। साथ साथ जना साहब ने उस वक्त यानी कि 1936 में इसकी रेनोवेशन पे 2 लाख रुपए का ख़र्चा किया था, 2 लाख रुपीज़। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के प्रेसिडेंट थे क्लॉड बैटली, उनको एम्प्लॉय करके जना साहब ने ये घर सारा डिज़ाइन करवाया था उनसे, और उन्होंने यूरोपियन आर्ट डेको स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया था, जो कि पेरिस में इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। तो जना साहब ने बिल्कुल उन लाइंस के ऊपर अपनी रेजिडेंस को बनवाया था। तो साथ साथ इस घर में बहुत से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए। इस घर में होने वाले बहुत से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और टॉक्स और नेगोशिएशंस पार्टीशन से मुतल्लिक जो थी, वो आप स्टैनली वुलपट की किताब जनाब पाकिस्तान में पढ़ सकते हैं। ये वो किताब है जो ज़ियाउल हक साहब ने इसीलिए बैन कर दी थी कि इस किताब में एक एक्सर्प्ट कोटेड था रोज़ेज़ इन दिसंबर का, जिसमें यह लिखा हुआ था कि जना साहब का फेवरेट खाना और उनकी फेवरेट ड्रिंक्स कौन सी हैं, समझ रहे होंगे आप। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोटेशन ज़ियाउल हक साहब ने इस किताब को पाकिस्तान में बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम लोग पढ़ेंगे जना साहब कितने लिबरल लाइफस्टाइल रखने वाले आदमी थे तो शायद हम गुमराह हो जाएं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट सिंस दैट मैन कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड और हिस्ट्री, तो उसने ये किताब भी बैन कर दी, जो कि आज आप पढ़ सकते हैं आसानी से, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और आज बहुत सी जगहों पे इस किताब में बहुत सी चीज़ें जो कोटेड हैं ओरिजिनली वो निकाल दी गई हैं, अगर आप इंटरनेशनल कॉपी ना ख़रीदें तो। आगे चलते हैं। जना साहब और गांधी जी के दरमियान पार्टीशन पर बहुत सी टॉक्स इसी घर में हुई। इसके अलावा ये वही घर है जहां सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के दरमियान जो कन्वर्सेशंस जना साहब के साथ हो रही थी 15 अगस्त 1946 की, वो भी इसी घर में हुई। इसके साथ साथ इस घर को रेनोवेट करने से पहले, बहुत पहले 1918 में रतनबाई पैटेट, जो कि जना साहब की वाइफ थी, हु वाज 18 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम एंड जना वाज लाइक 42 आई गेस, उनकी शादी जब हुई तो वो भी इसी घर में हुई थी, लेकिन ये इस घर की रेनोवेशन से पहले की बात है। और चूंकि यहाँ पार्टीशन की बहुत सी नेगोशिएशंस हो रही थी, तो इसीलिए अब से कुछ साल पहले बीजेपी के एमएलए प्रभत मंगल लोधा ने इस घर के बारे में कहा था, इट वॉज द प्लेस फ्राम वेयर द पार्टीशन कंस्पिरेसी वॉज हैच्ड, इट शुड बी डिमोलिश्ड। लोधा साहब ने, जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस घर में जो साजिश थी बंटवारे की वो रची गई है, इसीलिए इसको डिमोलिश कर देना चाहिए और यहाँ पर एक कल्चरल सेंटर बनना चाहिए महाराष्ट्र का। तो इस हवाले से आपको ये भी मालूम होता है कि इंडिया में इस घर के बारे में पॉपुलर सेंटिमेंट क्या है। आगे चलते हैं। इस घर का करंट स्टेटस अगर बताया जाए आपको, तो लीगल स्टेटस की तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन करंटली इट इज़ क्लोज फॉर द पब्लिक, लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अब इसकी सिचुएशन काफ़ी खस्ता हाल और ख़राब है और इस घर में अब फ़िल वक्त कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। इसको डिज़र्टेड हाउस भी कह सकते हैं, अबैंडन्ड हाउस भी कह सकते हैं। और साथ साथ ये कि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद जना साहब को जब अंदाज़ा हुआ कि हालात तो अब ख़राब हो रहे हैं, तो तब उन्होंने इस घर को बेचने की भी सोची। उनके पास एक ऑफ़र आई 18 लाख रुपए की, लेकिन जना साहब ने कहा कि मैं 20 लाख से कम पैसे नहीं लूँगा, और ये घर उन्होंने नहीं बेचा, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज तक ये घर ना पाकिस्तान को मिला ना उनकी फ़ैमिली को मिला। और जना साहब का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। लाहौर में भी जो जना हाउस था, जो रिसेंटली 1 साल पहले 9 मई को जलाया गया, ये भी जना साहब की एक इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने एक रात भी इस घर में नहीं गुजारी। सो ही वॉज इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़। इस पर इश्तियाक अहमद साहब अपनी एक टॉक में भी एक लंबी डिस्कशन कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो
आगे चलें अगर तो 1949 में क्या होता है। 1949 में इंडिया की जो हुकूमत है वो इस घर को इवैक्यूई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देती है, यानी कि ये घर एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता था इन द आई ऑफ द लॉ, जो कि पार्टीशन की वजह से हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए, इसीलिए ये इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन आगे चलकर इस घर का लीगल स्टेटस भी तब्दील होता रहा। वो क्यों होता रहा? वो इसीलिए होता रहा कि लेजिस्लेशन भी चेंज होती रही। इस दौरान पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की कि इस घर को पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट बिल्डिंग है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, बिकॉज पाकिस्तान एज अ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच टू द हाउस, लेकिन उसको डिक्लाइन किया गया। मुशर्रफ साहब ने भी 2004 में बहुत कोशिश की कि ये घर पाकिस्तान के कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दे हिंदुस्तान, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। वो क्यों नहीं दी गई उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन एक आदमी, सिर्फ़ एक आदमी जो चाह रहा था कि ये घर जिन्ना साहब को वापस मिल जाए, वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और उन्होंने ये कोशिश की कि ये जिन्ना साहब को गिफ्ट कर दिया जाए या लीज़ कर दिया जाए। लेकिन 48 में जिन्ना साहब की डेथ के बाद लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गईं और ऐसा हो नहीं सका। तो अगर जिन्ना साहब की डेथ हो गई तो फिर ये घर है किसका? अब ये सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि जिन्ना साहब ने अपनी विल जो लिखी, यानी कि उनके इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, वो लिखी गई 1939 में। 3 पेजेस की ये विल थी, जिन्ना साहब ने अपने हाथ से लिखी जब उनकी उम्र 63 ईयर्स ऑफ एज थी। तो इस विल के मुताबिक कोट एंड कोट इसमें क्या लिखा हुआ था, ज़रा ये सुनिए। इस विल के नवाबजादा लियाकत अली ख़ान बज़ाते ख़ुद विटनेस थे। इसमें वो लिखते हैं, ऑल शेयर, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ एंड करंट अकाउंट्स नाउ स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ माई सिस्टर फातिमा जिन्ना are her absolute property. I have given them all to her by way of gifts during my lifetime, and I confirm the same, and she can dispose of them in any manner she pleases as her absolute property. जो भी प्रॉपर्टी फातिमा जिन्ना के नाम पे है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ उसका हक़ है, वो उससे ना छीनी जाए। आगे लिखते हैं, I now hereby bequeath to her my house and all that land with appurtenances, outhouses, etc. situated at Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Bombay, including all the furniture, plates, silver and motor cars in its entirety as it stands absolutely, and she can dispose of it in any manner she pleases by will, deed or otherwise. तो जिन्ना साहब ने अपनी जो विल थी, अपनी प्रॉपर्टी तमाम की तमाम फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के नाम कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी डेथ होती है तो फ़ातिमा जिन्ना सिर्फ़ लीगल आयर हैं इस घर की, सिर्फ़ वो इस घर को हासिल कर सकती हैं, और इस घर में हर चीज़ जो मौजूद है वो फ़ातिमा जिन्ना की प्रॉपर्टी होगी, और वो जैसे भी इसका इस्तेमाल करना चाहें उसकी उनको परमिशन दी जाए। तो होता इस तरह से है कि जिन्ना साहब की डेथ के बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं, क्योंकि फ़ातिमा साहिबा तो यहाँ पर आमरीत का मुकाबला कर रही थी उस दौर में, और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था तो इतना इंटरेस्ट नहीं था कि बॉर्डर पार प्रॉपर्टी में क्या करना है। लेकिन 1962 में फ़ातिमा जिन्ना साहिबा सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन हासिल करती हैं बॉम्बे की हाई कोर्ट से उस वक्त। और होता इस तरह से है कि जो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था इस प्रॉपर्टी के हवाले से जिन्ना फैमिली के लिए, वो ये था कि जब इंडो चाइना वॉर होती है, हिंदुस्तान और चीन की जंग अर्ली 60s में, और फिर 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है, तो उसके बाद एक नई लेजिस्लेशन सामने आ जाती है। 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेजिस्लेट हो जाता है, और उसके तहत क्या होता है? उसके तहत ये होता है कि जो भी ख़ानदान से हैं उन लोगों के जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदुस्तान में, जो वापस चले गए चीन और पाकिस्तान, उनका अब इस प्रॉपर्टी पे कोई हक़ नहीं है। यानी कि जो लीगल आयर्स हैं उस तमाम प्रॉपर्टी के, जो कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी पहले, वो अब एनिमी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। वो और बात है कि नेहरू साहब ने कोशिश की थी कि ये घर एनिमी प्रॉपर्टी ना डिक्लेयर हो और जिन्ना साहब को वापस मिल जाए, लेकिन नेहरू साहब की अपनी कैबिनेट ने इस पर एग्री नहीं किया और इसीलिए ये हो नहीं सका। लेकिन 1968 की इस लेजिस्लेशन के बाद जिन्ना साहब की फ़ैमिली का हर क्लेम इस घर के ऊपर लीगली ख़त्म हो गया। अब आपके जहन में ख़्याल आ रहा होगा कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को ये प्रॉपर्टी क्यों कन्वर्ट की जिन्ना साहब ने। वो इसीलिए की कि उनकी जो साहबजादी जो बेटी थी दीना वाडिया, वो इसीलिए उनकी विल का हिस्सा नहीं बनी कि जिन्ना साहब उनसे नाराज़गी में उनकी डेथ हुई थी। उसकी वजह यह है कि जिन्ना साहब ने ख़ुद तो एक पारसी खातून से शादी की थी, यानी कि रतन बाई पैटेट से, लेकिन जब जिन्ना साहब की बेटी जो हैं दीना वाडिया,
उन्होंने एक पारसी ही मर्द को चूज़ किया शादी करने के लिए, तो जिन्ना साहब ने इसको डिस्प्यूट किया। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और जब वो बात नहीं सुनी तो दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस आ गया कि अपनी विल में भी प्रॉपर्टी बेटी को नहीं दी। लेकिन चूँकि फ़ातिमा जिन्ना की भी बाद में डेथ हो गई, जिन्ना साहब को भी ये घर नहीं मिल सका, तो 2007 के अंदर दीना वाडिया, जो कि उस वक्त 88 ईयर्स ऑफ एज की थी, शी डाइड इन अमेरिका बाय द वे, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की मुंबई हाई कोर्ट में इस घर की ओनरशिप लेने के लिए। 2007 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि फ़ातिमा जिन्ना का हक़ नहीं था इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उनके पास प्रोबेट्स और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, वो मेरे पास हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अपोज़ किया इस चीज़ को, यानी कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने 2007 में इसको अपोज़ किया और ये कहा कि लीगल आयर जो हैं इस घर की, जो डिज़र्व करती थी ये घर, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा जिन्ना हैं, क्योंकि जिन्ना साहब की विल में उनका ज़िक्र है, आपका ज़िक्र नहीं है। तो तब भी कुछ नहीं हो सका, ये केस चलता रहा और दीना वाडिया की भी डेथ हो गई 2017 के अंदर। तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं नुस्ली वाडिया, उनको कोर्ट ने अब परमिशन दी है, मुंबई की कोर्ट ने, कि आप एज अ पटिशनर अपनी मदर को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सका। तो अब तक आफ्टर फाइटिंग अ लीगल बैटल इनकम्पसिंग ऑन डेकेड्स, ये घर जिन्ना साहब को, उनकी फैमिली को या पाकिस्तान को किसी को वापस नहीं मिल सका। इस पे हो कुछ नहीं सकता, इसीलिए कि लेजिस्लेट करना तो किसी भी मुल्क का हक़ है, और वो जो भी लेजिस्लेट करें उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता अगर आपके उससे रिलेशंस ठीक नहीं हैं। चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मल्टीपल वॉर्स हो गई, 65 में, 71 में, कारगिल में, और उसके बाद मल्टीपल स्कर्मिशेस हुए, इसीलिए कभी भी रिलेशनशिप्स इतने कोर्डियल थे ही नहीं कि हम ये घर उनसे मांग सकते या हमें ये मिल पाता। तो आखिर में एक पॉइंट ये है कि आप ये सोचिए कि एक मुल्क जो एक आदमी ने बनाया, उसका उस मुल्क के बारे में कंसेप्शन ये है कि मैं गर्मियों की छुट्टियां उस घर में जाके गुजारा करूँगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना हार्ड बॉर्डर बन जाएगा, इतनी लड़ाइयाँ और इतनी जंगें होंगी, क्योंकि जिन्ना साहब का जो कंसेप्शन था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस के बारे में, वो बहुत ही पॉजिटिव था। वो ये सोचते थे कि ये जंगें वगैरह और ये सब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मसला था वो तो अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हमें इस पर लड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जिन्ना साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जनरल इज़्मे के साथ, जो कि वायसराय स्टाफ के चीफ़ थे, और ये इंटरव्यू कोट किया गया है अकबर एस अहमद की किताब में, जिस किताब का नाम है जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी। इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जिन्ना साहब का पार्टीशन का विज़न कितना सॉफ्ट है और आज हम हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस किताब में जिन्ना साहब कहते हैं, Mr. Jinnah said with the greatest earnestness that once partition had been decided upon, everyone would know exactly where they were, all troubles would cease, and they would live happily ever after. जिन्ना साहब ने क्लियरली कहा कि पार्टीशन की ही लड़ाई है, बंटवारे की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है। एक बार लड़ाई ख़त्म हुई तो तमाम बुरे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा की एक खुशी की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा ताल्लुक़ कायम हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। आगे कहते हैं, ही कोटेड मी द केस ऑफ टू ब्रदर्स हु हेटेड ईच अदर लाइक पॉइजन एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पोर्शंस अलॉटेड टू देम अंडर देयर फादर्स विल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है। वो कोट करते हैं इस किताब में कि जर्नलिज्म को उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला दो भाइयों की तरह था, जो कि ऊपर और नीचे एक घर के मुख्तलिफ़ पोर्शंस में रह रहे थे, और उन दोनों को अपना अपना पोर्शन विल के मुताबिक, उनके वालिद की विल के मुताबिक अलॉट किया गया था। अब वालिद यहाँ किसको कह रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक पोर्शन पाकिस्तान का, एक पोर्शन हिंदुस्तान का। तो जिन्ना साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो केस आया पार्टीशन का, एज़ अ लॉयर मैंने उसको ऐसे देखा कि एक घर है जिसके दो पोर्शन हैं और वो दो पोर्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं, और लड़ाई इसीलिए हो रही है कि ये पोर्शन मेरा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं, फाइनली दे वुड बेयर इट नो लॉन्गर एंड टुक द केस टू कोर्ट। कि अब वो मज़ीद लड़ लड़ के थक गए थे, इसीलिए वो केस अदालत में ले गए दोनों भाई, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान। 2 years later, Mr. Jinnah met his client and asked how he was getting on and how was his brother। यानी कि इन दो भाइयों का केस जिन्ना साहब ने लड़ा, और जब 2 साल गुजर गए ये केस लड़ने के बाद, तो जिन्ना साहब एक दिन एक भाई से मिले और उनसे पूछा कि अब तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो रही? तो उस भाई ने जवाब दिया, ओ वंस द केस वॉज डिसाइडेड वी बिकेम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। कि अब तो केस का फ़ैसला हो गया है, इसीलिए हम बेहतरीन दोस्त हैं। ये था जिन्ना साहब का पार्टीशन का विज़न।
कि वो ये सोच रहे थे कि इन दो भाइयों की लड़ाई ख़त्म हो गई, दरमियान में रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ हो गई, जायदाद का झगड़ा ख़त्म हो गया, इसीलिए अब सिर्फ दोस्ती और भाईचारा और अमन की बातें होंगी। हुआ क्या, उससे बिल्कुल अपोजिट। पहली जंग जना साहब की ज़िंदगी में नाफिज हो गई भारत के ऊपर कश्मीर के नाम पे। दूसरी जंग अयूब साहब ने नाफिज कर दी भुट्टो साहब के मशवरे के बाद। तीसरी जंग 71 में करना पड़ी क्योंकि हमारा एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन था, पहले बांग्लादेश बन गया और उसके बाद भारत के बॉर्डर पे जंग शुरू हो गई। फिर मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, बल्कि उससे पहले ही, कारगिल में महाज खोल दिया और आज तक ये दोनों भाई लड़ते जा रहे हैं। और नुकसान सबसे ज़्यादा इस भाई को हो रहा है जो कि गरीब रह गया है, क्योंकि हिंदुस्तान की इकॉनमी प्रॉस्पर कर गई। हम आज भी एक सिक्योरिटी और एक गैरिजन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट असलहे गोला बारूद पे इसीलिए करती है कि उसको भारत से ख़तरा है, जो कि रैशनल बात भी नहीं है। तो इससे आपको आइडिया होता है कि जो लोग पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान क्या था, जिन्ना का पाकिस्तान ये था कि उनकी कंसेप्शन ऑफ पार्टीशन बहुत ही मुख्तलिफ थी। ही वॉज नॉट सीइंग इंडिया एज एन एनिमी, दो इट टर्नड आउट दैट बोथ द कंट्रीज़ कुड नॉट लिव इन पीस बिकॉज वी हैड डिफरेंट डिज़ाइंस। तो ये सब पढ़ने से, ये 3 किताबें जो मैंने कोट की हैं इसको भी आप पढ़ें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपसे जो तारीख़ और पार्टीशन के बारे में झूठ बोले गए हैं वो 80 से 90% फैब्रिकेशन है, उसमें सच बहुत थोड़ा है। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। और ये तो भाई साहब जब से हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं ये चीजें तो भाई हमें मुझे पता चल गई थी कि कायद-ए-आज़म जो है वो क्या चाहते थे, लेकिन साथ में ये भी था कि भाई कि कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे इससे कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने केस उनको दिया जो वो चाहते थे वो जरूर हो गया। वो जो बड़े बड़े जागीरदार थे जिन्होंने अपनी जगीरें बचानी थी, जिन्होंने इस छोटे भाई पर पूरी हुकूमत करनी थी, उनके ख्वाब भाई पूरे हो गए। जिन्ना साहब ने तो केस लड़ा और वो जीत गए। दो भाइयों को मार लिया। हाँ कौन सा चौको मार लिया, थोड़ा ही लिया है। ओ भाई साहब अपने उस हिस्से जमाने का के सबसे महंगे वकील थे। ये वीडियो में भी मेंशन किया गया। तो मेहनत करके पढ़े हुए बिल्कुल मेहनत की है। आज भी तो वकील है करते हैं। हमारी फीस बेशक जितनी हम पढ़े लिखे हैं हम जितने ना हमारे पास कहा कि भाई लेकिन उन्होंने बंटवारे ये दर्ज नहीं कर सकते कि नहीं, नहीं, पैसा चार्ज ज्यादा वो करते हैं। बेशक है। ये कमजोर बंदे के बस की बात ही नहीं थी। हाँ ये बात भी है बिल्कुल। एक अकेला उस एक दौर में देख लो, कितने वकील थे लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। इसके उस बंदे का लाइफ लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे भाई साहब। ऐसे ही उस दौर में नवाबी जिंदगी जिए। हाँ और देख ले भाई उसकी शराबें पेरिस से आती थी भाई साहब। जो आती थी आज वालों की कहां से आती है? उसका स्ट्रक्चर नहीं, आज वाला- आज तो देखो भी लंदन से आता है। दौर में आज वालों की आज के हमारे सीएम का मेकअप लंदन से आता है, लंदन से मेकअप दुपट्टे आते हैं, इधर दुपट्टे नहीं, मेकअप नहीं है। उस दौर में और इस दौर में फर्क ही नहीं समझता। कोई फर्क नहीं। वो तो उस समय अमीर थे। आज भी अमीर है। अमीरत को फर्क क्या है? हम तो आज भी नवाज शरीफ की तरफ कह रहा हमने हाँ। नवाज की तरफ जाना है तो उसमें किसकी फटनी है। अवाम तब वो भी इसको गरीब नहीं थी। पता। इमरान आज खान भी को गरीब है। बोलो अमीर तब भी अमीर थे। भाई इमरान खान को ले आओ भी, जो मर्जी बोलो, जो सच है वो मानेंगे। जाकर करता वो खान का इससे हम कोई कोई मानेंगे भाई, मानेंगे खान बोलो। का इससे कोई तल्लक नहीं। क्यों नहीं? कोई नहीं। यार कोई थोड़ा सा सेंसलेस बोलो, भाई बोलने दे, बोलने दे। एक बोलने दे। अच्छा कैसे मैच कर रहा है? बोल ले, बोल ले। यहाँ पर तू कर दे ब्लेम जो है। खुद पारसी लड़की से शादी की है, बेटी को नहीं करने दी। इसकी एक उधर बेटी पे उसको सेट नहीं कर रहा इमरान का, यश ये करता रहा। और आज उसके बेटे देख नहीं बोलता ना, उन्होंने हफ्से कुरान कर लिया है, टोपी उन्होंने पहन ली है, वो अच्छा, दीन इस- इस्लाम के लिए इस- चल पड़े इस हैं। लिहाज वो से भाई साहब मैं- मैं वीडियो देखता हूँ एक उनकी मिनट। अय्याशी खुद बखूब कर रहे हैं अपने अच्छा बाप बंदा बेटे तो को। वही है जिसने पारसी आदमी औरत से शादी की, हाँ। फिर बाद में बेटी को नहीं करने नहीं दी। करने दी। तो इसमें मतलब बंदा तो सेम ही है, बिल्कुल। बाद में क्यों दिमाग उनका चेंज हुआ? ये कोई idea लगा सकता है? इमरान का 60-70 वो साल चोरन नहीं बिकना। ये बात चलो बाकी भी हाँ, ये भी हो ये भी सकता है भाई। बाकी जो उनकी ख्वाहिश थी कि साफ ज़ाहिर है कि एक बंदा जो इतनी मेहनत से घर बनाता है तो वो कोई जैसा भी घर हो
तो वो एक इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उस दौर का 18 लाख। बेहतरीन घर तो था। भाई उस घर की बात करूं, मैं एक आम इंसान को भी साथ में जोड़ रहा हूँ कि अगर किसी बंदे का कच्चा भी घर हो तो उसके लिए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल, घर तो वो तो गाड़ी वैसा उस वक्त लाखों में था जब जो वो भैंस कुछ आनों में मिल जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही हैं उस वक्त उसकी कीमत लाखों में थी। तो भाई साहब को छोटा मोटा घर थोड़ी था, उसके वो सोफे तो बोल देखते, रहा है मैं पार्टीशन के बाद उधर रहने की ख्वाहिश रखता हूँ, और जो इतने पक्का पंजाबी पक्का और रहने की पंजाब नहीं, के और उस अपने घर की बात- जाने की ख्वाहिश थी भी, मैं अपने घर में जब आता ये रहता। केस लड़ रहा था, केस ही था ना एक किस्म का, जैसे वो दूसरे केस लड़ता रहा। यार वो पाकिस्तान पार्टीशन में उन्होंने केस पार्टीशन हो गई, हिस्सा उस वक्त बांट गया। इसे नहीं वो पता था भी भाई साहब कितनी फैमिली का घर उजड़ेगा, कितने लोगों की जान जाएगी, कितना नुकसान होगा, वो इसको सोच रहे थे। खुद सोच रख रहा था मैं अपने घर में रहूंगा जिसके ऊपर मैंने इतना अब खर्चा उसने अपनी किया है। सोच यही बताई कि भाई एक दफा पार्टीशन हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो तो भाई साहब बहन पहले की कौन सा जाए। लड़ाई झगड़े क्रिएट किए गए हैं, वो जैसे ताकि भी इस तरह है, की सिचुएशन बन जाए। लेकिन उसका मकसद बाद में जंगे नहीं था, ये चीज इससे साबित होती है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कबायलियों को भेज के कश्मीर में बारामूला में जो अटैक करवाए, तो वहाँ पे जो कई जो कश्मीरियों की भी जाने गई, इससे भी लूटी गई, वो भी भाई साहब इनके दौर में ही हुआ था। इन्होंने खुद आर्डर अब ये ना बोले ना उस इनके वक्त टाइम पे भी हुआ आर्मी था। के अंदर ही थे। इन्होंने दिया तो फिर वही तो, अगर ये जिम्मेदार जंगे है। नहीं चाहते थे तो वो क्यों किया करते भाई? क्यों? या फिर वो गिलगित बल्तिस्तान वालों को चूरन देने की वो कोशिश थी, या बलोचिस्तान वालों को। खैर ये भी तो हो सकता है। बाकी भाई जो हमें जो हिस्ट्री में ना, वो मैंने एक ये भी सुना है, इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कि भाई पाकिस्तान में कायदा मोहम्मद अली जिन्ना पे पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि साफ ज़ाहिर है पीएचडी करनी है तो उसमें जो है वो ऑथेंटिक चीजें होनी चाहिए। जब उनकी जिंदगी तो पर लिखी जब हुई उनकी किताब बयान हो किताब सकती है है, तो पीएचडी तुझे कौन करने हाँ, देगा? तो साफ ज़ाहिर है कि वो किताब में भी ज्यादा है, करने वो बैठ सामने जाती है। आएंगे। अब अगर इसे अगर अभी आज के दौर में भी मैं किसी आम बंदे को बोल दूं ना कि कायद-ए-आज़म जो है वो शराब पीते थे, वो सुअर का गोश्त खाते थे, तो भाई उन्होंने मेरी तरह ना भाई कुत्ते कुत्ते वाली आंख देखनी, कुत्ते वाली आंख नहीं, तुझे एक चपेट लगाएंगे। बल्कि मुझे उन्होंने एक लगा भी दे दी। जी। तो मैं ये तो कहता कुत्ते हूँ वाले- बोल रहा सर तन से जुदा कर दो। नहीं इतना वो मस्त भी बेटर नहीं है। लेकिन भाई साहब ये बस तीर भी उससे भी बैठो। ऊपर चला जाता है। ये इन्होंने बाद में किधर कहते हैं कि ऊपर आप और- PhD आज से चंद साल बाद जब इमरान खान की डेथ हुई, इन्होंने बोल दिया इमरान खान के ऊपर आप कोई PhD नहीं कर सकता। और एक और भी चीज है भाई, तो पहले से पीएचडी हो उसकी रखी हो है। गई है, सोशल मीडिया का दौर है, उसकी पीएचडी तो उसका अरे कोई उनको एक सेकंड भी नहीं जो और रिकॉर्ड भाई नहीं है। बाकी हर चीज का सांस लेना भी रिकॉर्ड पे आ गया है। जी। भाई मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, इस्लाम के नाम पे कंट्री तो बनाया, तो क्या खुद इस्लाम को अच्छे से फॉलो करते थे? कब अच्छा एक मिनट है ये नहीं, कब इस्लाम के नाम पर पैदा दो भाइयों का एक तरफ केस बताया जा रहा है, इसमें इस्लाम को कब इन्वॉल्व किया क्यों गया? भाई, हुआ है। टू नेशन थ्योरी क्या होती है? वो बाद की बातें हैं। अरे भाई, कुछ इस वीडियो में नहीं। उसके रिलेटेड कुछ इस नहीं वीडियो हुआ। को छोड़। इस क्यों छोड़ूं? पार्ट वीडियो में इसमें- एक मर्तबा बताया जाता है कि ये एक केस था, दो भाइयों की लड़ाई थी। अच्छा मुर्गी केस के किस नाम वजह पे से, बंटवारा केस के हुआ। पीछे कुछ अब इस सबूत भाई है, साहब पे टू दो नेशन भाइयों थ्योरी से सबूत है, पाकिस्तान तब और केस लड़ा गया हिंदुस्तान। ना। हिंदू और मुसलमान। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, नहीं। ये दो भाई नहीं। वीडियो में यही यार, बताया गया, मैं तो यही कहूंगा। उसको केस को हैंडल करने के लिए कुछ सबूत चाहिए, सबूत यही था टू नेशन थ्योरी। यार, टू इसको नेशन- माइंड में ये तो तू कह रहा है। ये तो तू कर कायदे-आज़म ने क्रिएट नहीं की, किसने इससे create पहले किया है? किसी ने नंबर में की, इस इस तरह पर कहा की है। झड़पें हो चुकी चलो, हैं। जिसने इस भी की। खित्ते को कमजोर पता है किस वजह से किया गया था? इन दो तो ये भी बुनियादी उनका एजेंट नजरिया था। में। ये दो मैं इस बात से मुकर सकता हूं, जब पढ़े उनके साथ, नौकरी उनके साथ की, अयाशियां उधर की, सारा कुछ उधर किया, शादियां उधर की, अपनों को यार, वो नहीं पर्सनल करते। मैटर होता है, लेकिन कंट्री के लिए बंदा क्या करता है ये चीज देखने वाली। वो हर तो बंदे की दुनिया को पर्सनल देखने लाइफ वो तो हम पर दो कौमी नजरिया थोपा गया है ना बाद लेकिन में। दो कौमी नजरिये के उनका कोई मकसद नहीं था, ये सच बात ये है। तो आज की ये तरह आपको हमारे ऊपर मतलब- लगाया ये जो गया है। चूरन हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है ना, और हकीकत हमसे छुपाई जाती जो है, बताना था वो बात ये बैन दो कर कौमी दिया। नजरिया हम पर इम्पोज किया गया ये बाद में। ये दो कौमी भाई नजरिये नहीं था। अगर ये वीडियो हकीकत है, ये जो किताबें मुजम्मल भाई ने बताई हैं, यहाँ का वीडियो मालूम गलत है। तो पार्टीशन की मांग किस बुनियाद पे की गई ये बताओ गौरव से।
अब वो केस लड़ ये रहे भी हैं हो सकता ना केस बात उसमें कौन केस कर रहे में हैं? वकील बताओ, साहब ये जो वजूहात तो जाएंगे ना नहीं है, ये तो जो ऐसी नहीं बात है की कि केस तो लड़ रहे हैं। दो कौमी उन्होंने वो नजरिया तो हमें जो भाइयों के पढ़ाया कि बताया। हो सकता है वो भी झूठ उन्होंने एक है। मिसाल दी, दोनों तो हमारे लिए वो इसके मिसाल बाद ये में प्रैक्टिकल था 79 के बाद मेरे जिसको ख्याल तुम में मिसाल कह रहे हो, ये पाकिस्तान practical का था। भाई उन्होंने मिसाल दी है भाई इस्लामी जमहूरिया हमने बनाया कितने साल बाद में हो बाद रहा ये हूँ। भाई साहब को चूरन समझ नहीं दिया आ गया रही है कि हो सकता है दो मैं कौमी इसलिए- नजरिया का चूरन हमें दिया जा रहा तो गलत दिया पढ़ाया गया जा है, रहा हमें दिया गया है, अब इसलिए नहीं था। अभी तो हमें ऐसा हिस्ट्री से हमारा भरोसा भी उठ गया है। अच्छा आज के दिन जो पाकिस्तानी सवाल उठाता है भाई पाकिस्तान को हिंदुस्तान से क्यों अलग किया गया उसके लिए वजूहात भी तो सामने रखनी पड़ती है ना बिल्कुल। उनको बताने के लिए ये दो कौमी नजरिया रखा गया था हालांकि अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर ये ख्वाहिश जाहिर क्यों करते कि मैं अपने घर में जाके रहूंगा या मैं या मैं आया घर में जाया रहता हूँ। करूंगा। तो वो एक secular गर्मी आदमी था भाई। गर्मी सेकुलर तो फिर इस्लाम को कहां से लेकर तू आ रहा है बीच में अब अपनी बातों में तो खुद पकड़ा जाता ना, है ये सेकुलर कमजोर आदमी था। ये कमजोर अच्छा मैं जमीन जो का। बात करने जा रहा था बीच में तुम कूद पड़ते हो, पूरी बात समझी है। तेरा मतलब है दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बंदा दो कंट्रियों को इस टुकड़े कर बंदे ने दो यार मेरी बात सुन ले। की बुनियाद पर कंट्रियों के टुकड़े नहीं किए अच्छा मैं तुझे ये अलग ही नॉलेज है, अलग लेवल का। ना भाई ना। एक बंदा कंट्री के भाई साहब दो टुकड़े कर रहा है दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, और खुद वो इस्लाम को पूरे ढंग से फॉलो नहीं कर रहा। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम अलग ही लेवल के कुछ पता नहीं चल रहे हो। तो यही बात इसमें सुअर का तुम्हारी- वो खा रहा है, वो अब तुम्हारे इस्लाम में आप घूम खुद भी ही रहा है। फंस रहे हो ये आज- अगर वो ऐसा कर रहे होते तो इस्लाम के नाम पर वो कंट्री को अलग करते कौन या एक तरफ तो कह रहे हो वो पक्के टक्के मुसलमान नहीं थे। तो फिर इस्लाम फिर के नाम पर वो इस्लामी कंट्री को क्यों अलग ये किया? गोरों का एजेंट थे भाई साहब, उनकी साजिश के साथ मेरा अजीब तो- बात वो तो मैं पहले मान चुका हूँ नहीं मारे तुम। लो जी नहीं माना है माना है कि नहीं माना है मैंने अब कहा तुम पढ़ाई अच्छा, नहीं एक और करना। बात है, ये तुम उनका बोल रहे रहन हो ना, सहन वो ही एक जो वाला था। बहुत आला क्वालिटी के वकील थे, वकालत वो तो थे ही। थे। मैं तुझे बताता हूँ उसका कार्ड, अगर इतने बड़े थे तो उसकी ख्वाहिश थी मैं अपने घर में रहता तो भाई साहब मुंबई को ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। घर में रहने की इतनी बड़ी तो ख्वाहिश क्या तो डिमांड बोल रहे हो, कर दी जी, बात मुंबई बता रहे को हैं, भी मुंबई को भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जोड़ना जोड़ ताकि अपने देंगे। घर में तो रहते ना। हाय। फिर वकालत में इतना अच्छे लंबा वकील चौड़ा थे। एरिया सारे ही पाकिस्तान में लेके आ जाना था। ये तो इतना फिर सा टुकड़ा वकालत संभाला किस नहीं चीज़ पे सकता। मैंने की? ये छोटा सा मुल्क था उसे संभाला नहीं गया। उसके बाद आप कैसे उसको संभाल लेते वो भी हाँ, संभालने की बात नहीं, बवाल की बात अच्छा है। नहीं भाई साहब अपने घर घर को तो पाकिस्तान में शामिल करते हैं भाई यार उसकी ख्वाहिश थी कि मैं आता जाता रहूं। तो भाई एक मिनट है। ये नहीं कि पक्का पक्का मुल्क बड़ा गुजर रहूं। कायदे आजम साहब को नेहरू जी ने गांधी जी ने कितनी ऑफरें की थी उसमें। हाँ तो फिर बड़ी बड़ी पोस्टों की ऑफर की तो फिर आप बने नहीं इधर लेकिन इसके टुकड़े मत करें। तो इससे तो क्या अर्ज करता है? अच्छा भाई सारी बातें छोड़ो, मुद्दा ये है कि भाई साहब जो कंट्री वो मुंबई में इनका घर था वो उनको कैसे नहीं मिला, तो वो सारी जो स्टोरी इन्होंने बता बताई रही है तो। कि कानूनों में तब्दीलियां करते करते भाई साहब वो ऐसी हालत में आ चुका है कि वो कानून वो उस उस हिसाब जंगों की से वजह से भी भाई साहब नहीं हुए, हालात ठीक नहीं कि हुए वो- पाकिस्तान और इंडिया के। तो वही भाई साहब वो जंगों की वजह से वो रिलेशन खराब हो गए और वो उन्होंने एनमी वाला कानून पास कर दिया कि भाई एनमी की जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस नहीं मिल सकती। पहले वो खाली प्रॉपर्टी शो करते थे, फिर वो दुश्मन वाली होगी, सावधान जो दुश्मन की वो कब्जा कर लेंगे तो वो किसी को भी अलॉट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका एक हिस्ट्री के साथ बड़ा ताल्लुक है इसलिए उन्होंने आज तक उसको रखा हुआ है। हो सकता है कि वो जिस तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कुछ चीज़ें इस तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं आ जाती हैं, जिस तरह क्या नाम था उनका भगत सिंह, हाँ उनके घर उनका भी जो घर है वो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में आया हुआ है। यूएनएस की यूएन क्या यूएन यूएन की हेरिटेज साइट में। तो भाई बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, क्या अभी ये मिल सकता है भाई साहब? मेरे नहीं अगर मैं अपनी बताऊं तो ये मिलने वाला है। सवाल ही जिसको लिखा था नहीं, हम तो बहुत- और ऊपर से बहुत हुकूमत गुजर गए। हुकूमत बीजेपी और बाकी भाई साहब ये जो किया था डिमोलिश करने की बातें हो ये भाई हो साहब रही है। बीजेपी की हो तरफ सकता है वो तो वो बीजेपी के मेंबर है ना जो कह रहे हैं ना, ये भी तो ठीक है। और भाई बाकी भाई पार्टीशन की बात करें तो भाई गोरों की साजिश थी। तो आज भी उनकी सारी तारीख चल रही है वो ही सोच रहा है। वो उनको पता अभी था भी कि चल रही है। उनको पता था कि भाई अगर ये हिंदुस्तान इकट्ठा रह गया तो कल को ये इतना तगड़ा हो जाएगा कि भाई पेल के रख दे। आज तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन चंद रुपए इंडिया के सामने वो अमेरिका देने जब जो बाइडेन साइन करके कह गया है, वो भी इंडिया की बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं रात को सुन रहा था
उसका मुतबादल इन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं देने चाहिए पाकिस्तान को। मैंने कल हिंदुस्तान बताया की गवर्नमेंट ने कहा है, कल तो वो वीडियो कह रहा है कि वो आज की बात बर्दाश्त नहीं हो रही। आज भी गोरे हमें एक्सेस करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं। ये दोनों कंट्री ना मिल जाए तो पाकिस्तान और इंडिया ये कामयाब ना हो जाए। मामा के अंदर इतनी अकल छोर नहीं ना। अच्छा, तो मैं तेरी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं कल भी क्या बोल रहा हूँ? कल भी कह रहा कि है, भाई साहब ये कल भी तू यही कह रहा नहीं है। भाई साहब उन्होंने किया था भाई। तुम भी ऐसे मोहम्मद असल अली में जिन्ना ये या बात गांधी जी देख पर रहा हूँ ब्लेम बर्दाश्त लगाते क्यों हो। नहीं, इसके पीछे दहशतगर्दी के खाते में जाएंगे वो दहशतगर्दी ये करवाते हैं गोरे ही मेरे भाई, वो ही करवाते हैं। वही तो बोले जी, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऊपर से यूं तो उनको दहशतगर्द को बोल भी नहीं सकता। चलो जी ठीक है भाई, अपनी बात रुक जाइएगा, कमेंट तक में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह 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 हाफ़िज़।